नमस्ते भाई, कैसे हो सभी लोग। आइए तो भाई आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस लेक्चर में। तो आज भाई हम 12th क्लास की जो हमारी फर्स्ट बुक है उसका चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, मैट्रिक्स यानी आव्यूह। आज इसको देखते हैं हम। सबसे पहले तो आव्यूह को पढ़ने के लिए सबसे पहले उसके हमें डेफिनेशन का पता होना चाहिए, उसकी परिभाषा का पता होना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, इसकी डेफिनेशन होती क्या है, ठीक है ना। आइए भाई मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखते हैं। मैट्रिक्स यानी आव्यूह। तो आव्यूह की परिभाषा को समझने से पहले तुम्हें आव्यूह शब्द के बारे में जानना चाहिए। आव्यूह शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, उसके बाद में आव्यूह का सिद्धांत किसने दिया, तुम्हें थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करें आव्यूह शब्द की, तो आव्यूह शब्द जो है गणित एक महान गणितज्ञ हुए जिनका नाम क्या है, जे सिल्वेस्टर। जे सिल्वेस्टर। तो जे सिल्वेस्टर जो गणितज्ञ उन्होंने सर्वप्रथम इस शब्द का यूज किया। कब किया? 1850 ईस्वी में। तो 1850 ईस्वी में आकर जे सिल्वेस्टर ने बताया इस शब्द के बारे में कि मैथमेटिक्स में आव्यूह नाम का भी कोई शब्द होता है, यानी मैट्रिक्स नाम का भी कोई शब्द होता है, इन्होंने बताया। उसके ठीक 8 साल बाद दूसरे गणितज्ञ आए जिनका नाम क्या था, आर्थर कैले। तो 1858 ईस्वी में आर्थर कैले ने आके पूरे सिद्धांत को दिया किसके, मैट्रिक्स के। तो मैट्रिक्स का जो कंप्लीट सिद्धांत है वो किसने दिया, आर्थर कैले ने। जबकि इसके शब्द के बारे में, इसके उत्पत्ति यानी कहाँ से हुई, जो शब्द के बारे में जो बताया वो किसने बताया, तुम्हारा जे सिल्वेस्टर ने 1850 ईस्वी में। और जो इसका सिद्धांत दिया वो किसने दिया, आर्थर कैले। 1858 ईस्वी में इसका सिद्धांत दिया है इन्होंने, ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद में हम अब इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। डेफिनेशन क्या होती है, इसकी परिभाषा। तो परिभाषा बहुत आसान सी है इसकी। आइए तो भाई परिभाषा देखते हैं इसकी आव्यूह की, मैट्रिक्स की। तो मैट्रिक्स की परिभाषा क्या है, आव्यूह संख्या यानी नंबर्स और फलनों यानी फंक्शंस का आयताकार क्रम विन्यास है। यानी आव्यूह क्या है मेरे भाई, आव्यूह है हमारा नंबर्स और फलनों यानी तुम्हारा नंबर्स और फलनों यानी फंक्शंस का क्या है, एक आयताकार क्रम विन्यास है। क्लियर भाई। किस तरीके से होगा, इस तरीके से हमें कोई मैट्रिक्स देगा वो, है ना, किस रूप में देगा, रेक्टेंगल शेप में होता है, आयत के रूप में होता है, ठीक है ना मेरे भाई। इसमें क्या है, इसमें कुछ एलिमेंट लिखे हुए होंगे, है ना, इसमें कुछ एलिमेंट लिखे होंगे। इसमें तो दो बात का ध्यान रखना। एक बात तो इसमें एक तो पंक्ति का ध्यान रखना है, दूसरा हमें किसका ध्यान रखना है, इसमें स्तंभ का ध्यान रखना है। क्लियर मेरे भाई। तो पंक्ति कौन सी होती है और स्तंभ कौन से होते हैं, सिंपल सी बात है, इस तरीके से याद रख सकते हो। जो तुम्हारा क्षैतिज एलिमेंट लिखे हुए होंगे, क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल, तो वे कहलाते हैं हमारे पंक्ति वाले एलिमेंट। क्लियर है भाई। और जो एलिमेंट तुम्हारे ऊर्ध्वाधर लिखे हुए होंगे, वर्टिकल, वे कहलाते हैं हमारे स्तंभ वाले एलिमेंट। जैसे ये वाले एलिमेंट है, ये सारे के सारे हमारे किस तरीके से लिखे हुए, क्षैतिज एलिमेंट है ये वाले। तो ये क्षैतिज एलिमेंट जो है कहलाएंगे पंक्ति वाले एलिमेंट। तो इनको बोलते हैं पंक्ति यानी रो। हिंदी में क्या बोल देंगे इसको, पंक्ति। तो यहाँ कहीं R1 होगा, ये वाली R1 होगी रो, है ना भाई। उसके बाद में यहाँ R2, R3, R4, R5 इस तरीके से होगा। और यहाँ कहीं क्या होगा, RM या RN। तो RM होगा, क्योंकि रो को हम किससे डिनोट करते हैं, M से, जबकि कॉलम को किससे डिनोट करें। वैसे तो यहाँ पे RM लिखना पड़ेगा वहाँ पे, उसके बाद में वहाँ पे CN लिखना पड़ेगा, क्योंकि उसका ऑर्डर है, भी आगे समझ में आ जाए, क्लियर बात हो जाएगी, ठीक है भाई। उसके बाद में ये जो तुम्हारे ऊर्ध्वाधर लिखे हुए एलिमेंट है ये कहलाते हैं तुम्हारे क्या, स्तंभ। तो यहाँ कहीं होगा C1, यहाँ कहीं C2, यहाँ C3, यहाँ C4, C5, C6, तो यहाँ कहीं होगा CN, है ना। इस तरीके से होगा। ये तुम्हारा क्या कहलाता है भैया, मैट्रिक्स कहलाता है, इस तरीके से। तो इसमें पर दो चीज़ ध्यान रखनी तुम्हें, दो चीज़ क्या ध्यान रखनी तुम्हें भाई। पहली चीज़ तो ये ध्यान रखनी कि इसमें क्या होता है, एक तो रो होती है और दूसरा इसमें कॉलम होता है। रो को हम R से डिनोट कर देते हैं और कॉलम को हम C से डिनोट कर देते हैं, ठीक है मेरे भाई। दूसरा कोई एग्जाम्पल समझ लेते हैं हम, एग्जाम्पल ले लेते हैं A बराबर कोई सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6। तो ये भी क्या है मेरे भाई, हमारा एक मैट्रिक्स है। और दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं कोई B बराबर 5 6 7 8 9 7। तो ये भी भाई हमारा क्या है, एक मैट्रिक्स है। तो इस रूप में हमें मैट्रिक्स देगा। अभी हमें क्या जानना था, सबसे पहले हमने इसकी परिभाषा के बारे में बात कर ली। परिभाषा क्या है, तो परिभाषा में पता चल गया, इसके शब्द के बारे में पता चल गया, इसके बाद में सिद्धांत किसने दिया ये भी हमें पता चल गया। उसके बाद में ये एग्जाम्पल है, इन एग्जाम्पल को भाई नोट कर लो, ठीक है ना। उसके बाद में आगे चलते हैं। इसके बाद में हम इसका देखते हैं क्रम क्या होता है, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है भाई, यहाँ तक नोट करो। तो इसके क्रम को लिखने से पहले एक डेफिनेशन और समझ लिए, बहुत आसान से डेफिनेशन, ये तो किताबी लैंग्वेज में लिखे हुए और अच्छे तरीके से समझ लिया, आसान तरीके से। किस तरीके से मेरे भाई,
कि आव्यूह की दूसरी डेफिनेशन अगर तुम लिखना चाहो तो दूसरी डेफिनेशन क्या बनेगी कि भैया डाटा का क्या है, अरेंजमेंट है, यानी डाटा का क्या है, अरेंजमेंट है। अब इसमें डाटा भी दो प्रकार से देगा हमें, जो कि डेफिनेशन में लिखा हुआ है, सिंपल सी बात है। तो डाटा भी दो प्रकार से देगा मेरे भाई। किस तरीके से देगा डाटा? दो प्रकार से। डाटा में क्या दे सकता है, क्या तो हमें दे सकता है यूनिट, है ना, या हमें दे सकता है यूनिट, दे सकता है डिजिट। डिजिट लिख लेते हैं, या तो हमें डिजिट देगा या क्या देगा हमें, नंबर्स, या फिर उसके बाद में हमें देगा फंक्शन, है ना, ये है। तो एक्चुअली जो हमारा जो मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स ये होता है कि डाटा का अरेंजमेंट करना ही हमारा क्या कहलाता है, मैट्रिक्स कहलाता है। दो डेफिनेशन है इसकी, दोनों दोनों समझ लो मेरे भाई। पहली तो यही है कि आव्यूह संख्याओं यानी नंबर्स का यानी फलनों का क्या है, तुम्हारा आयताकार क्रम विन्यास है। उसके बाद में दूसरी डेफिनेशन ये है, बहुत आसान से समझना अगर तुम्हें, तो डाटा का अरेंजमेंट है और कुछ नहीं। ठीक है, डाटा दो तरीके से देगा हमें, यूनिट में दे सकता है, यानी डिजिट भी दे सकता है, साथ ही साथ में नंबर्स भी दे सकता है और फंक्शन भी दे सकता है। डिजिट में नंबर में थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, तुम्हें क्लियर हो जाएगी बात, इतना तो जानती हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो डिजिट और नंबर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है ना। उसके बाद में फंक्शन यानी फलन भी हमें दे सकता है वो, ठीक है मेरे भाई। दो तरीके से डाटा देगा हमें। उसके बाद में अब हम देखते हैं इसका आव्यूह का क्या है, ऑर्डर। ऑर्डर देखेंगे अब आव्यूह का, ठीक है ना भाई। चलो आइए तो भैया आव्यूह का क्या देखते हैं, आव्यूह का ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, है ना मेरे भाई। आव्यूह का क्रम या कोटि देखो भाई क्या होती है। तो यदि आव्यूह में m पंक्तियां हैं हमारी तथा n स्तंभ है, तो उसे m गुणा n क्रम यानी ऑर्डर का आव्यूह कहते हैं, ठीक है ना मेरे भाई। किस तरीके से, बहुत आसान सी डेफिनेशन है इसकी यार। किस तरीके से, जैसे कोई हमारा मैट्रिक्स है भाई 1 2 3 6 7 8, है ना। अब इसका हमें ऑर्डर निकालना मेरे भाई, इसका हमें क्या निकालना, ऑर्डर निकालना। तो इसके ऑर्डर निकालने के लिए दो काम करने पड़ेंगे तुम्हें। पहला काम, सबसे पहले इसमें देखते हैं हमें पंक्ति कितनी है, उसके बाद हम इसमें देखें कॉलम कितने हैं, दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो ऑर्डर पता चल जाएगा। साथ ही साथ में इसके एलिमेंट भी पता चल जाएंगे कि इस आव्यूह में हमारे कितने एलिमेंट हैं, है ना, कितने अवयव है। देखते हैं मेरे भाई। तो सबसे पहले इसमें रो देखो, रो कितनी है। तो जो क्षैतिज पंक्तियां हैं हमारी, है ना, उन्हें तो रो कहते हैं हम। तो क्षैतिज देख लो कितने भैया, रो कितनी है, 1 2। साथ ही साथ में इसकी कॉलम कितनी है, ऊर्ध्वाधर देख लो भाई, 1 2 3। तो रो कितने हैं भाई, रो कितनी है हमारी, 1 2, 2 रो है। कॉलम कितने हैं भाई, 1 2 3, 3 कॉलम है। तो यहाँ पे जो m का मान है भाई कितना है, 2, और n का मान कितना भाई, 3। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा इसका, ऑर्डर होगा 2 गुणा 3। सबसे पहले हम रो लिखते हैं, उसके बाद में हम लिखते हैं कॉलम। क्लियर है मेरे भाई। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल देखो भाई। ये कोई मैट्रिक्स है हमारा 1 5 6 7 8 9 और तुम्हारा 6 7 2, ये मैट्रिक्स है हमारा। इस मैट्रिक्स में सबसे पहले ये देख लो भाई कि रो कितनी है इसमें, इसके बाद में इसका ऑर्डर देखेंगे। ए बराबर, अभी बताएंगे ये क्यों लगाते हैं हम, ठीक है ना। तो भाई इसका ऑर्डर देखने के लिए सबसे पहले इसमें देखो रो कितनी है। तो रो कितनी है, 1 2 3। उसके बाद में कॉलम कितने हैं, 1 2 3। तो रो भी 3 है मेरे भाई और कॉलम भी कितने हैं, 3 है इसमें। तो उनकी गुना कर देंगे तो इसका जो ऑर्डर निकल गया कितना आएगा भाई, 3 गुना 3। क्लियर है भाई। साथ ही साथ में इसमें कितने एलिमेंट है, तो कितने एलिमेंट है तुम्हें इसका पता करना, तो इनकी गुणा कर देंगे। 3 3 9 एलिमेंट गिन लो, 9 ही है। क्लियर है मेरे भाई, ठीक है जी। उसके बाद में और दूसरा देख लो, और कोई एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल ले लो। तो इसमें देखो भैया रो कितनी है और फिर उसके बाद देखो इसमें कॉलम कितने हैं। तो सबसे पहले रो देखो, इसमें रो कितनी है, रो कितनी है भाई, 1 2। तो m का मान कितना हो गया, 2। उसके बाद इसकी कॉलम देखो भाई, कॉलम कितने हैं, तो 1 2 3 4 5, 5 कॉलम है। तो इसका मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा भैया, 2 गुणा 5। क्लियर है मेरे भाई, यहाँ तक क्लियर। तो एक्चुअली होता क्या है, जो हम इसको मैट्रिक्स को दिखाते हैं ना ए से, तो जो हमारे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट होते हैं ना, उनके कैपिटल लेटर से दिखाते हैं हम इसको, है ना, मैट्रिक्स को। क्लियर है मेरे भाई, आगे चलते हैं भाई। उसके बाद में हम इसके प्रकार देखेंगे, मैट्रिक्स के प्रकार क्या क्या होते हैं, ठीक है ना। आइए तो भाई
टाइप देखते हैं मैट्रिक्स के, यानी अवयव के प्रकार। तो अवयव के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिसेस। तो मैट्रिक्स इसलिए लगाते हैं क्योंकि बहुत सारे मैट्रिक्स पढ़ने हैं, बहुत सारे प्रकार पढ़ने हैं, उसमें CS लगा देते हैं। उसके बाद में अगर सिंगल मैट्रिक्स पढ़ रहे तो मैट्रिक्स आ जाएगा IX, ठीक है ना मेरे भाई, बस और कुछ नहीं है। ये इसका बहुवचन है और मैट्रिक्स लगा रहे हैं, यदि हम मैट्रिक्स लगा रहे हैं तो इसका तुम्हारा जो सिंगुलर है यानी एक वचन। तो सबसे पहला है हमारा क्षैतिज अवयव, क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होता है भैया, जिस अवयव में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो तो उसे हम कहते हैं क्षैतिज अवयव, क्षैतिज मैट्रिक्स कहलाएगा तुम्हारा, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहलाएगा। किस तरीके से मेरे भाई एग्जाम्पल लिख लेते हैं। A बराबर भाई क्या क्या है डेफिनेशन में, जिस अवयव में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो, यानी पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होनी चाहिए, तो हमारा क्षैतिज कहलाएगा। किस तरीके से मेरे भाई, यहाँ लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6, ये लिख लो। तो इसमें क्या है देख लो, सबसे पहले मेरे भाई पंक्ति कितनी इसमें 2, स्तंभ कितने इसमें 3, 1 2 3। तो इसका जो ऑर्डर निकालना चाहूँ तो ऑर्डर क्या होगा मेरे भाई, ऑर्डर आएगा 2 गुणा 3। तो सिंपल सी बात है, इतनी सी बात याद रखियो मेरे भैया, क्षैतिज अवयव तुम्हें लेटा हुआ सा नजर आएगा थोड़ा सा, है ना। क्षैतिज अवयव कैसा नजर आएगा मेरे भाई, लेटा हुआ नजर आएगा। इसमें क्या होगा, इसमें हमेशा ही मेरे भैया जो तुम्हारा ये नंबर है ना n का मान ये हमेशा ही बड़ा रहेगा, किससे, m से। सिंपल सी बात है, याद रख सकते हैं यार, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं। उसके बाद है हमारा भाई कौन सा, ऊर्ध्वाधर अवयव यानी वर्टिकल मैट्रिक्स। तो जिस अवयव में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक हो तो वो हमारा कहलाता है ऊर्ध्वाधर मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स कहलाएगा मेरे भाई। एग्जाम्पल लिख लेते हैं। क्या बोला, जिस अवयव में पंक्तियों की संख्या कैसी होनी चाहिए, पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक हो तो वो हमारा कहलाता है ऊर्ध्वाधर अवयव। लिख लेते हैं मेरे भैया 1 2 3 4 5 6, दिख रहा है भाई, है ना। थोड़ा ऊपर कर देते हैं यार, यहाँ लिख देता हूँ एग्जाम्पल। तो इसका एग्जाम्पल यहाँ है मेरे भाई 1 2 3 4 5 6, ये है भाई। तो बोला क्या डेफिनेशन में बोल रहा है कि जिस अवयव में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक हो तो वो हमारा कहलाता है ऊर्ध्वाधर अवयव। अब इसमें पंक्तियों की संख्या देख लो मेरे भाई कितनी है, 1 2 3, पंक्तियों की संख्या कितनी है मेरे भाई 3, जबकि तो तुम्हारे स्तंभ है उसकी संख्या कितनी है भैया 1 2। तो इसमें क्या है मेरे भाई पंक्ति कितनी इसमें 1 2 3, मैट्रिक्स कॉलम कितनी 1 2 2। तो इसका ऑर्डर अलग है इसके अनुसार, अभी क्लियर हो जाएगी बात, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी मेरे भाई 3, जबकि इसमें कॉलम की संख्या कितनी 2। तो इसमें सिंपल सी तुम्हें बात याद रहेगी, इसमें क्या ज़्यादा होगा मेरे भैया रो ज़्यादा होगी, और इसमें क्या ज़्यादा होगा, कॉलम ज़्यादा होगी। तो दोनों के दोनों उल्टे हैं, बस सिंपल सी बात है, इतना याद रखेंगे। जो क्षैतिज अवयव है हमारा वो हॉरिजॉन्टल नजर आएगा, तुम्हें लेटा हुआ नजर आएगा, और जो तुम्हारा ऊर्ध्वाधर अवयव यानी वर्टिकल मैट्रिक्स है वो तुम्हें खड़ा हुआ नजर आएगा। इतना सा तुम्हें याद रखना है बस, और कुछ नहीं इसमें, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसके। नेक्स्ट पार्ट क्या है, तीसरा है हमारा स्तंभ अवयव यानी कॉलम मैट्रिक्स। तो जिस अवयव में केवल एक स्तंभ हो, जिस अवयव में क्या हो मेरे भाई केवल एक स्तंभ हो तो वो हमारा क्या कहलाएगा मेरे भाई, जिसमें क्या होना चाहिए भाई एक स्तंभ होना चाहिए ओनली, कैसा एक स्तंभ होना चाहिए, तो वो हमारा क्या कहलाएगा मेरे भैया स्तंभ अवयव कहलाएगा। किस तरीके से मेरे भाई, एग्जाम्पल में लिख लो 1 2 3। तो ये हमारा क्या है, इसमें क्या है कॉलम एक ही है, रो इसमें 3 है, लेकिन कोई हमें क्या हमें किस पे फोकस करना है मेरे भैया, कॉलम पे। तो रो तो इसमें 3 है 1 2 3, लेकिन कॉलम इसमें कितनी है 1। तो जिस अवयव में केवल एक स्तंभ हो यानी एक कॉलम हो वो हमारा क्या कहलाएगा, कॉलम मैट्रिक्स या स्तंभ मैट्रिक्स कहलाएगा। उसके बाद मेरे भाई जिस अवयव में केवल एक पंक्ति हो, केवल एक पंक्ति हो तो वो हमारा क्या कहलाएगा मेरे भैया, पंक्ति मैट्रिक्स यानी पंक्ति अवयव कहलाएगा, रो मैट्रिक्स कहलाएगा। किस तरीके से मेरे भाई, लिख लेते हैं एग्जाम्पल A बराबर 1 2 3, ये लिख लो है 4 5 कुछ भी करते चले जाओ। इसमें कॉलम कितनी 3, लेकिन रो कितनी इसमें सिंगल 1 है, तो भैया सिंगल है मेरे भाई। तो क्या है पंक्ति अवयव है, क्या किस तरीके से, क्योंकि इसमें रो कितनी है 1 है। तो डेफिनेशन है जिस अवयव में केवल एक पंक्ति हो वो हमारा क्या कहलाता है मेरे भैया, रो मैट्रिक्स कहलाता है। उसके बाद में हमारा वर्ग अवयव यानी स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा मेरे भैया, जिस अवयव में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो तो वो हमारा क्या कहलाएगा मेरे भैया, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। किस तरीके से भैया, यहाँ पे क्या, इसका एग्जाम्पल थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं भाई, एग्जाम्पल यहाँ पे लिख लेंगे इसका हम, एग्जाम्पल A बराबर, एग्जाम्पल लिख लेंगे भाई 1 2 3 4
इस तरीके से। तो इसमें भैया रो कितनी है भाई, रो कितनी इसमें 2, कॉलम भी कितने हैं 2। तो इसका जो ऑर्डर लिखना चाहो तुम, ऑर्डर क्या होगा 2/2। तो जिस पंक्ति, जिस स्तंभ, जिस तुम्हारे आव्यूह में, जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या कैसी हो, बराबर हो, अर्थात m बराबर n हो, तो वो हमारा मैट्रिक्स क्या कहलाएगा भैया, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। क्लियर है भाई। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, इसके नेक्स्ट पार्ट देखते हैं मेरे भाई, ठीक है ना, यहाँ तक नोट कर लो। आइए तो भाई नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसके। नेक्स्ट टाइप क्या है, विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है मेरे भाई, जिस आव्यूह में मुख्य विकर्ण के तत्व, जिस आव्यूह में मुख्य विकर्ण के तत्वों को छोड़कर सभी तत्व शून्य हो, तो हमारा क्या कहलाएगा, विकर्ण आव्यूह कहलाएगा। किस तरीके से मेरे भाई, एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एग्जाम्पल, मुख्य विकर्ण के आव्यूह को छोड़कर मेरे भाई, तो 1 0 1 कुछ भी ले लो, 1 0 0 2। क्या बोला, जिस आव्यूह में मुख्य विकर्ण के तत्वों को छोड़कर सभी तत्व कैसे हो मेरे भाई, शून्य हो, तो वो हमारा कहलाता है, तुम्हारा क्या कहलाता है, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। और एग्जाम्पल ले सकते हैं भाई, b बराबर 2 0 0 0 3 0 0 0 4। तो इसमें क्या है मेरे भाई, नोट करने वाली बात है बहुत ध्यान से। डेफिनेशन दोबारा पढ़ लो मेरे भाई, जिस आव्यूह में मुख्य विकर्ण के तत्वों को छोड़कर सभी तत्व शून्य हो, तो वो हमारा क्या कहलाएगा मेरे भाई, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। इसमें जो हमारा डायगोनल बनना है, ये वाला विकर्ण जो बनना है, ये भी विकर्ण बनना है। इसमें जो है जितने भी एलिमेंट लिखे हुए विकर्ण में, वे कैसे हैं भाई, नॉन जीरो है, क्या जीरो नहीं है वे, ठीक है ना मेरे भाई। साथ ही साथ में उसके जो अदर एलिमेंट है हमारे, वे सारे के सारे कैसे हैं, जीरो, तो वो हमारा क्या कहलाएगा मेरे भैया, विकर्ण आव्यूह कहलाएगा, है ना, जीरो नहीं होने चाहिए वाले डायगोनल वाले तुम्हारे। उसके बाद आता है तुम्हारा अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह क्या है, यानी स्केलर मैट्रिक्स, जिस आव्यूह में मुख्य विकर्ण के सभी तत्व यानी अवयव बराबर हो तथा शेष तत्व शून्य हो। छोटी सी डेफिनेशन में हल्का सा माइनर अंतर है, समझ लेते हैं बहुत ध्यान से। इसका एग्जाम्पल क्या है मेरे भाई, एग्जाम्पल ले लेते हैं, a बराबर 2 0 0 2। क्लियर। डेफिनेशन बहुत ध्यान से पढ़ो, जिस आव्यूह में मुख्य विकर्ण के तत्वों को छोड़कर सभी तत्व शून्य हो, सभी तत्व शून्य हो। इस वाली को पढ़ो, जिस आव्यूह में मुख्य विकर्ण के सभी तत्व यानी अवयव बराबर हो तथा शेष तत्व शून्य हो। सिंपल सी बात है मेरे भाई। यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, इस डेफिनेशन में जो हमारे डायगोनल के एलिमेंट होंगे, वे डायगोनल के एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 सिवाय जीरो के, जीरो नहीं हो सकता। और डायगोनल के जो एलिमेंट है मेरे भाई, वे अलग अलग हो सकते हैं उनके अवयव, ठीक है ना। उसके बाद में जो अदिश होगा, अदिश में जो डायगोनल के एलिमेंट होंगे ना मेरे भाई, वे सेम होंगे, और जो अदर एलिमेंट होंगे वे कैसे होंगे, जीरो होंगे। क्लियर मेरे भाई। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, कुछ दूसरा एग्जाम्पल ले लो मेरे भाई। एग्जाम्पल b बराबर, सपोज करो हमारा कोई एलिमेंट, कोई से एलिमेंट कर लेते हैं, कुछ भी ले लो, इसे कर लो k 0 0 0 k 0 0 0 k, है ना। अब k कैसा है भाई, सेम है, यहाँ पे भी k है, यहाँ पे भी k है, यहाँ पे, यानी डायगोनल में जितने भी एलिमेंट लिखे होंगे सेम लिखे होंगे, लेकिन और दूसरे जो एलिमेंट होंगे हमारे डायगोनल से अलग, वे कैसे होंगे भाई, जीरो होंगे। तो वो हमारा कहलाता है अदिश आव्यूह। तो इन दोनों डेफिनेशन में थोड़ा थोड़ा सा अंतर है भाई, समझना होगा। सिंपल सी बात है, विकर्ण आव्यूह हमारा वो कहलाएगा, इसमें जो विकर्ण के जो तुम्हारे एलिमेंट है वे कैसे होंगे, नॉन जीरो होंगे, साथ ही साथ में जीरो तो हो ही नहीं सकते, साथ ही साथ में अलग अलग भी हो सकते हैं। क्लियर मेरे भाई। दूसरा हमारा कहलाता है अदिश आव्यूह यानी स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स वे होता है मेरे भैया, जिसमें तुम्हारे जो डायगोनल के एलिमेंट है ना, वे कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए, और अदर एलिमेंट कैसे होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। क्लियर मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं भाई। उसके बाद है हमारा तत्समक आव्यूह या इकाई आव्यूह आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तुम्हें आगे भी सवालों में देखने को मिलेगा, बहुत जगह तुम्हें इसका यूज करना पड़ेगा, ठीक है मेरे भाई। ये क्या होता है, जिस आव्यूह के मुख्य विकर्ण के सभी अवयव 1 या इकाई हो, तो वो हमारा क्या कहलाता है मेरे भैया, इकाई आव्यूह कहलाता है। इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं भाई। एग्जाम्पल 1 0 0 0 1 0 0 0 1। क्लियर है मेरे भाई। ये तुम्हारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है, कई जगह तुम इसका यूज करोगे, सिंपल सा है, बहुत कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद में थोड़े से और 1-2 पार्ट रह रहा है इसका भाई, वो और देख लेते हैं, ठीक है ना। आइए तो भाई नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा, शून्य आव्यूह यानी जीरो मैट्रिक्स। तो जिस आव्यूह के सभी अवयव शून्य हो यानी जीरो हो, उसे हम क्या कहते हैं, शून्य आव्यूह कहते हैं। तथा इससे किससे रिप्रेजेंट करते हैं मेरे भाई, जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं। किस तरीके से मेरे भाई, एग्जाम्पल जीरो कैसे होने चाहिए, सारे के सारे एलिमेंट
जीरो होने चाहिए। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, शून्य अवयव कहलाएगा। क्लियर है मेरे भाई। उसके बाद में हमारा अगला मैट्रिक्स है उप अवयव यानी सब मैट्रिक्स। तो किसी दिए गए अवयव की कुछ पंक्ति, किसी दिए गए अवयव की कुछ पंक्ति या कुछ स्तंभों को निकालने के बाद जो हमें अवयव प्राप्त में होगा ना मेरे भाई, वो हमारा क्या कहलाता है, उप अवयव कहलाता है। डेफिनेशन, किसी दिए गए अवयव की कुछ पंक्तियों तथा स्तंभों को निकालने पर प्राप्त होने वाला अवयव उस अवयव का उप अवयव कहलाता है, यानी सब मैट्रिक्स कहलाता है। क्लियर। एग्जाम्पल, भाई सपोज करो ये हमारा कोई मैट्रिक्स है, लिख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारा मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स में से हमने कुछ पंक्ति निकाल लेंगे हम और कुछ स्तंभ निकाल लेंगे। तो जो पंक्ति और जो स्तंभ निकालने के बाद जो हमें मिलेगा ना मेरे भाई, वो हमारा कहलाएगा सब मैट्रिक्स। किस तरीके से मेरे भाई, सपोज करो हमने यहाँ से उठा लिया इसे 5 6 8 9, तो ये जो मैट्रिक्स है ये वाला, ये इसका क्या है, सब मैट्रिक्स है। क्लियर है। एक और लिख लो, हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या 1 2 4 और 5, तो ये वाला मैट्रिक्स भी क्या है मेरे भाई, इसका सब मैट्रिक्स है। क्लियर है मेरे भाई। तो जो अगर क्या कह रहा है, किसी दिए गए अवयव की कुछ पंक्तियों तथा स्तंभों को निकालने पर प्राप्त होने वाला अवयव उस अवयव का उप अवयव कहलाता है। ठीक है ना मेरे भाई। ठीक है भाई। तो हमें अब तक पता चला, हमने सबसे पहले अवयव के बारे में जान लिया, अवयव शब्द किसने दिया, उसके बाद में इसका सिद्धांत किसने दिया, उसके बाद में इसकी डेफिनेशन क्या है, और दूसरी डेफिनेशन भी हमने जान ली कि सिंपल वे में हम ये समझ सकते हैं कि अवयव क्या होता है भैया, डाटा का अरेंजमेंट होता है। ठीक है ना। डाटा भी दो प्रकार से देगा हमें, वो क्या तो यूनिट देगा या नंबर्स, है ना, और साथ ही साथ में फंक्शन भी दे सकता है। ठीक है मेरे भाई। उसके बाद में हमने जान लिया अवयव के प्रकार कितने हैं, तो अवयव के प्रकारों के बारे में हमने जान लिया जो हमारे 12th क्लास के सिलेबस में है। ठीक है मेरे भाई। उसके बाद में आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट। तब तक के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।